नमस्कार दोस्तों, मैं एडी साउंड। मैं आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री से एक ऐसे शख्सियत से मिलाता हूँ, रूबरू कराता हूँ, जिन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में एक ऐसी खास शख्सियत बना चुकी है या पहचान बना चुकी है। आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ है टीवी और टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर विक्रम कुलकर्णी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी नाउ में। थैंक यू। सर, स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे चालू हुई आपकी जर्नी? यह कॉलेज में स्टार्ट किया था थिएटर करना, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते कॉलेज से एनएसडी किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और उसके बाद जब एनएसडी करा तो एनएसडी करने के बाद हुआ कि ठीक है चलो करते हैं, क्योंकि एक बार आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जब एक्टिंग में कर ली उसके बाद काम भी मिलने लगा, बस यही था। नहीं सर, जैसे लगा सबसे पहले किसको लगा, आप जैसे रहता है अपने साथ कोई अपना मित्र, पेरेंट्स की आप पे वो बात है, एक्टिंग की बात है, नहीं किसने आपको सजेस्ट किया? कौन आपका पहला, आपकी कला को जानने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वैसे कहूँ तो मेरी सिस्टर थी। एक्चुअली कॉलेज में एडमिशन्स होते हैं, तो 12th क्लास में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे भी एडमिशन होते हैं, और मैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता रहता था पहले। तो मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें अगर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के थ्रू क्यों नहीं ट्राई करते। तो किरोड़ीमल कॉलेज में ऑडिशंस होते हैं, सिलेक्शंस होते थे, और भी बाकी कॉलेजेस में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कॉलेज था जहाँ मार्क्स को बिल्कुल नहीं देखा जाता, सिर्फ आपको जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं वही क्राइटेरिया आपसे लिया जाता है। तो उन्होंने वहाँ पर सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन जो है वो करीबन चलता रहा, मतलब एक दिन पूरा प्रोसेस रहा, और 400 कुछ फॉर्म्स थे, जिसके अंदर से शायद 70 लोग वहाँ पर उस समय आए थे। तो उसमें से 4 लोग चुने गए, उनमें से एक भाग्यशाली आदमी मैं था। तो वहाँ से थिएटर का जर्नी स्टार्ट हो गया, और प्लस कॉलेज में आप क्योंकि थिएटर की वजह से ही आपका एडमिशन हुआ था, तो वो आपको मतलब हटा भी नहीं सकते, आप होंगे भी उसका हिस्सा। जी सर, यानी आप एनएसडी के स्टूडेंट हैं। जी सर, जैसे आपने सीक्रेट गेम में प्ले किया था, कैरेक्टर प्ले किया था, उसमें सीक्रेट गेम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी जो अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं, उनके बीच में आपने अपने कैरेक्टर की छाप छोड़ी। तो शूटिंग के वक्त क्या था ध्यान में आपके? कुछ नहीं, सिर्फ अपना कैरेक्टर ढंग से करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आपके कैरेक्टर के दायरे थे, स्क्रिप्ट में कैरेक्टर लिखा हुआ था, तो आप जाओ अपना काम करो और आ जाओ। बस ये था कि दिमाग में ऐसा कोई भौकाल बना के नहीं चलना है कि ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनके सामने कैसे। वो भी अपना किरदार निभा रहे हैं, आप भी अब अपना किरदार निभा रहे हो, और आपकी दुनिया, आपके किरदार की दुनिया है, वो आपको पूरी तरीके से निभानी पड़ेगी, तो आप ढंग से निभाइए, बस वैसे जीते गए, करते गए। सर, जैसे आपने कहते केसरी मूवी में भी काम किया, केसरी भी मल्टी स्टार मूवी थी अक्षय कुमार से, उसमें भी आपने जो एक सरदार का गेटअप लिया था, तो क्या तैयारी की थी? यार उसके लिए तो हम लोग कुछ 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए भी थे। तो हमारी आर्मी ट्रेनिंग होती थी, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक एक शेड्यूल होता था, जिसमें हमारी एक्टिंग ट्रेनिंग होती थी, आर्मी ट्रेनिंग होती थी, कैरेक्टर के लिए बैक स्टोरीज बनाना, कैरेक्टर को पूरा डिफाइन करना, तो ये सब चीज़ें होती रहती थी। तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे चीज़ें चलती रही, एंड आफ्टर अ पॉइंट वो महीने भर की जो ट्रेनिंग थी उसके अंदर पूरी हिस्ट्री, पूरी बातें, बाकी सब चीज़ें सेटल हो गई। तो वो उस तरीके का ट्रेनिंग था जिसमें हमने सारागढ़ी के बारे में पढ़ा, हमने उस एरा के बारे में पढ़ा, हमने ये पता किया कि कैसे अंग्रेज़ों ने सिखों की एक फ़ौज बनाई थी, और क्यों बनाई थी, और वो कैसे बनी थी, वो लोग कहाँ से आए थे, तो उनके बैकग्राउंड्स क्या थे, और उनकी ऐसी क्या खासियत थी। तो वो सब चीज़ें जब हमने पता करी, उन पर हमने थोड़ा थोड़ा काम किया, और फिर हो गया सेटअप। फिर उसके बाद महीने भर बाद हम लोग प्रैक्टिस करते रहे, रिहर्सल करते रहे, फिर महीने भर बाद हम लोग सेट पे गए, उनने एक्टिंग करी अपने अपने किरदार की जो हमने बनाए थे। ठीक है सर, जैसे अक्षय कुमार जो है अपनी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, यानी उनका जो शेड्यूल है शूटिंग वगैरह का सीधे मॉर्निंग में होता है,
तो कुछ अपने आपकी भी ऐसी शेड्यूल है कि कोई प्रॉब्लम हुई शूटिंग के वक्त आपको भी? नहीं, ऐसा तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हालाँकि वो अपनी टाइमिंग, मतलब उनकी दोनों तरफ से टाइमिंग अच्छी है। एक तो डायलॉग्स की टाइमिंग भी बहुत कमाल है। जिस हिसाब से वो टाइमिंग से डायलॉग्स लेते हैं, तो हमेशा एक हँसी का पुट रहता है, एक बात में मज़ा रहता है, एनर्जी रहती है। और बल्कि वो चीज़ बहुत मददगार साबित होती है कि वो 6 बजे सेट पे पहुँच जाएँगे तो पहुँच जाएँगे। और तो एक शेड्यूल जो होता है वो बहुत टाइट रहता है, और शेड्यूल में भरपूर समय का इस्तेमाल किया जाता है। वो समय खराब नहीं करते ज़्यादा। एक बार इनफैक्ट मैंने ये चीज़ देखी थी, जिसको देख के मैं बहुत हैरान था कि एक बारी वो सेट पे आ जाते थे, और ऐसा नहीं कि सेट पे आने में देरी लगा रहे हैं। सेट पे आ जाते थे तो सेट से फिर वापस नहीं जाते थे वैनिटी में। वो सेट पे रहते थे और बोलते थे काम करो भाई, जब तक मैं हूँ मेरा पूरा भरपूर इस्तेमाल करो, जो कि बहुत मतलब सराहनीय चीज़ है। जो बाकी सभी स्टार्स को जब मैंने देखा है तो मेहनती हैं, सभी स्टार्स बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनकी एनर्जी है, अलग है। और वो बहुत फास्ट है, बहुत क्विक है। उनके डायलॉग्स उन्हें झट से याद हो जाते हैं। बहुत सही है उनका। सर जैसे आपने तो टेलीविजन इंडस्ट्री, मूवी, वेब सीरीज तीनों में अभी तक काम कर चुका है, तो क्या फर्क है सर तीनों में? अलग अलग क्षेत्र है, क्या रहता है सर एक्टर के इसमें लिए फर्क? तो एक्टर के लिए एक्टिंग तो सेम ही होती है। एक्टिंग के लिए कुछ खास फर्क होता नहीं है। बस ये है कि आपको समय जितना मिल जाता है किसी चीज़ को तैयार करने के लिए, तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोच सकते हो। जब ज़्यादा सोचते हो तो थोड़ी डिटेलिंग में काम हो जाता है। तो फिल्मों में, वेब सीरीज़ में आपको समय मिल जाता है, वेराज सीरियल में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत हाल फिलहाल में मिलती है, और उस चक्कर की वजह से थोड़ा सुपरफिशियलिटी रहती है। बाकी तो डायरेक्टर पे निर्भर करता है ज़्यादातर। सिनेमा, सीरियल और ये फिल्म जो है, डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर पे बहुत निर्भर करता है, डायरेक्टर, फोटोग्राफी पे, क्योंकि इन्हीं का मीडियम है। अब वो आपको बस ये बता देते हैं, एक चीज़ है, एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो ये है कि भाई जहाँ कैमरा है वो आपकी ऑडियंस है बेसिकली, और परफॉर्मेंस आप वैसे कर रहे हो, तो आपको उस हिसाब से इंटेंसिटी घटानी बढ़ानी पड़ती है। मान लीजिए क्लोजअप लगा है, तो आपके बहुत नज़दीक हूँ तो मैं ज़्यादा लाउड एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, लेकिन बहुत दूर हूँ तो मुझे थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के उसी चीज़ को जितना ट्रुथफुली कर सकूँ वो करना पड़ेगा। सर जैसा कि अभी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, यानी मूवी से लेकर वही तक बचा की है। ओटीटी प्लेटफॉर्म में एंटरटेनमेंट का पूरा चेंज हो गया है, एक हाँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म वही ही बचा चेंज है। हो गया। उसके बारे में अगर आप बताएं कुछ, यानी क्या यार आपको एक क्या अच्छी लगता चीज़ है है, आने वाले समय के लिए? एक तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि टीवी का तो ये था कि टीवी पे जो आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। आपके पास हमने, चलो मान लीजिए 100-150 चैनल है, तो हमने आपको 150 चॉइस दे दी। उन 150 चॉइसेस में भी हमने आपको टाइमिंग्स दे दी हैं कि ये टाइम पे हमारा आएगा। अब क्या है कि अब आप अपना स्केड्यूल एडजस्ट करें, क्योंकि ये तो नहीं बदलने वाला। इसके हिसाब से जो आपको देखना है, जैसे देखना है वो देखो भाई। अब घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों के घर में 10 टीवी तो नहीं होंगे, एक ही टीवी होगा। 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, एक ही टीवी होगा। तो 4-5 लोग वाले घरों में अब सबको एक ही चीज़ देखनी पड़ेगी। सो सबके विचार, सबकी भावनाएं, सबकी बातचीत, सबका सोचने का तरीका सबका अलग है, सबकी दुनिया अलग है, सबकी समझ अलग है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ओटीटी बहुत सही चीज़ है, क्योंकि चॉइस रहती है आपके हाथ में। आप कभी भी देख सकते हैं, और जो आप चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो उस हिसाब से, उस लिहाज से देखा जाए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अननेसेसरी आपको कुछ भी फीड नहीं किया जा रहा है। हम अपनी चॉइस से जो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो देखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अभी सिनेमा हॉल तो बंद हो गए हैं काफ़ी जी समय सर। तक कोरोना की वजह से, तो अब यही बचा है और कुछ है भी नहीं। और ये बेहतर मीडियम है, क्योंकि मैं जब फ्री हूँ मैं तब देख सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब मुझे रात को, मुझे सुबह उठ के 4 बजे कुछ देखना है तो टीवी पे तो क्या ही देखोगे, रिपीटेशन में प्रोग्राम्स आते हैं। रिपीट चलता है। ओटीटी में मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें देख सकता हूँ, जो मुझे देखना है मैं वो देख सकता हूँ। जी सर। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर तो यही है, और बेहतर फ्यूचर भी है मेरे हिसाब से, जी सर। क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं है कि क्रिएट करो क्रिएट करो क्रिएट करो, हर रोज़ का एक एपिसोड भेजना है। वो प्रेशर भी नहीं है ओटीटी में। आप अपना बनाओ डालो, अपना बनाओ और डालो। आपको रोज़ का चर्न करके इनको एपिसोड्स नहीं देने हैं।
आप बैंक बनाकर भी पूरा डाल सकते हो, उसके बाद बोलोगे मैं अगले सीजन में आऊंगा, जिसकी वजह से अब सीरियल जो है 150 250 एपिसोड चल रहे हैं, वेराज यहाँ पर एक सीजन होता है, 2 महीना 3 महीना शूट किया आपने, 8 से 10 एपिसोड के बीच में आपने देखा, उसके बाद अगला सीजन जब पूरा प्रिपेयर हो जाएगा फिर लाएंगे। तो एक तरीके की फिल्म की तरीके ही से ही शूट होता है, ज़्यादा डिटेलिंग में शूट होता है, अच्छे तरीके से शूट होता है। तो आर्टिस्ट को भी, हर तरीके के आर्टिस्ट को भी अपने आप को एक्सप्लोर करके सर एक चीज और करने का मौका मिलता है। जी सर, एक चीज है लोकेशन के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है वेब सीरीज में। नहीं ऐसा नहीं है, लोकेशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल। हाँ लोकेशन नहीं सर, देखने में ऐसा आ रहा है कि आम की लोकेशन, जैसे पहले जो मूवियों में रहते थे बड़ी बड़ी लोकेशन, विदेश जा रहे, फॉरेन जा रहे, बड़ा बड़ा अच्छा स्पॉट, बाकी अब वेब सीरीज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक आम लोकेशन में बहुत अच्छी शूटिंग हो रही है। नहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगा, बल्कि आप जो बात कह रहे हैं मैं उसको ये कहूँगा कि अब कोशिश ये होती है कि हाँ जो कोशिश ये होती है कि आप ये करें, कोशिश ये होती है कि आप सही लोकेशन, मतलब आप रियल से रियल लोकेशन पे पहुंचे। हाँ सर, अभी नेचुरल लोकेशन, जो नेचुरल टाइप का लग रहा है पूरा लोकेशन, तो लोकेशन देखने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, बल्कि अब ढूंढना पड़ता है। पहले जो था, पहले आपके पास एक फिक्स जगह होती थी और वहां जाके सेट तैयार किया जाता था, आर्ट डायरेक्टर एक सेट तैयार करता था, हो जाता था। तो अभी भी फिल्म सिटीज में शूट होता है, स्टूडियोज में शूट होता है, लेकिन अब कोशिश ये की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा कि जितना रियल जा सको उतना अच्छा है। बल्कि रियल लोकेशन बहुत टफ होती है शूट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ रह रहे होंगे, अब वो लोग तो शूटिंग देखेंगे ना, उनके लिए वो सीन असली में नहीं है ना। आप अगर वहाँ पर जाके शूट करोगे रियल लोकेशन में जाके, वो लोग तो कैमरा में देखेंगे, वो लोग तो एक्टर को देखेंगे, और उनको कैसे कंट्रोल करोगे? उनका तो जो मन में आएगा वो बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये वैसी वाली जगह है, हमारे यहाँ शूटिंग हो रही है, उनके लिए तो ऐसा है। उनके लिए ये चीज़ ऐसी नहीं है ना कि कोई अपना काम कर रहा है, तो वो तो किरदार की तरह बिहेव नहीं करेंगे। उनके लिए तो मान लीजिए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी गाय टोंडे का रोल कर रहे हैं, तो वो तो बोलेंगे नवाज सर एक फ़ोटो खिंचवा लो, एक ऑटोग्राफ ले लो। अब ऐसे में जब वहाँ शूटिंग हो रही होगी, तो शूटिंग तो समय के दौरान ही हो सकती है, मतलब दिन है तो दिन में होगी, बारिश हो रही है तो बारिश का सीन है तो बारिश में हो रही होगी, सब रियल ही रहेगा। तो जो जैसा है उसको वैसा अडेप्ट करके, तो लोकेशन के तौर पे तो और मेहनत बढ़ गई है, क्योंकि ऐसी लोकेशन जो आपके कंट्रोल में भी रहे और ऐसी लोकेशन जो रियल भी लगे, थोड़ा और मुश्किल हो जाता है ऐसी लोकेशंस ढूंढना। तो अब कहाँ अयोध्या में जा के लोग शूट कर रहे हैं, कोई कहीं शूट कर रहा है, कोई कहीं बिहार में शूट कर रहा है, कोई गाजीपुर निकल गया है, बनारस के आगे। तो वो सब चीज़ें हैं। पहले जैसे बीच में इन भोपाल वगैरह ये सब जगहों पे प्रकाश झा जी वगैरह ने बहुत सारी शूटिंग करी, बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग भी होती थी, पर अब धीरे धीरे करके भोपाल से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो लोकेशंस लोग देख चुके हैं, तो नई लोकेशंस जा रहे हैं, ये वाली चीज़ें। अदरवाइज फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी लोग करते हैं, फिल्म सिटी में शूट करना तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपने रिक्वायरमेंट दी, आपने पैसा लगाया, सेट बनाया, वहाँ पर शूट कर लिया। वहाँ जैसा क्राउड चाहिए वैसा क्राउड आ जाएगा, वो सब प्रोफेशनल होते हैं। बाहर तो आपको कोई प्रोफेशनल क्राउड नहीं मिलेगा ना जी, उसका जो मन होगा वो वैसे बिहेव करेगा। सर अभी जो कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, तो कैसे समय बिता रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं अभी? यार अभी तो शूटिंग थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने एक नया वेब शो शूट करना स्टार्ट किया है, सोनी लिव के लिए एक नया वेब शो है, तो वो शूट कर रहे हैं फिलहाल। तो अभी 2-3 दिन पहले ही शुरू हुआ। बाकी जो कोरोना बीता, जो पिछले 100-125 दिन के आसपास करीबन बीते हैं, 2-3 महीने झाड़ू पोछा और खाना बनाने में ही बीते हैं, कि जो है वो सब आपके जिम्मे है, बस ऐसे ही बीता। सर रिसेंटली आपकी रक्तांचल जो लॉन्च हुई थी MX प्लेयर में, उसमें जो आपका कैरेक्टर था संकी पांडे, वो तो पूरी तरह से छा गया है इस लॉकडाउन में, उसके बारे में कुछ बताइए सर। हाँ यार, वो पहले शो किया था हमने, बनारस में शो किया था हमने, फरवरी में उसको ख़त्म कर लिया था और उसका एडिट वगैरह चल रहा था। इस लॉकडाउन के दौरान ही हमने उसकी डबिंग करी, तो जैसे तैसे करके डबिंग हुई, परमिशंस ले लेके,
और फिर उसे लॉन्च किया गया शो को। सीरीज़ के ऊपर अच्छा रिस्पांस है, हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। शायद हमें और ये लॉकडाउन नहीं होता तो वो सीरीज़ थोड़ी और अच्छी बन जाती और बढ़िया और बेहतर तरीके से हम और आ पाते आपके सामने, क्योंकि एडिटिंग का समय नहीं था, चैनल के पास भी कुछ दिखाने जी। को नहीं था, तो उनको भी ये था कि भाई इस समय पर कोई काम नहीं कर रहा है, हमने सोचा था ये अब तक आ जाएगा, तो बेहतर ये होगा कि इसको इस लॉकडाउन में ही, अब फ़ोन पे ही चीज़ें चल रही हैं, गूगल ड्राइव पे एडिट इधर से उधर भेजे जा रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हाँ, वो एक एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से हमें फ़ायदा भी हुआ, हमें काफ़ी ऑडियंस मिली क्योंकि लोग घर पे बैठे थे, उन्हें कुछ नया देखना था, हम उन्हें नया दिखा पाए। सो मेरे हिसाब से तो ओवरऑल हित में काम हुआ, पर मेरे ख्याल से हम और बेहतर आपको बनाकर ये शो दिखा सकते थे क्योंकि हमारे पास सामान था, हमारे पास और शूटिंग की हुई थी। बस यही हुआ, थोड़ा समय की वो थी, समय का तकाजा कह लीजिए इस चीज़ को, जिसकी वजह से जो हम पेश कर पाए और वो भी लोगों को बेहतरीन लगा, लोगों को पसंद आया, बहुत प्यार मिला, बहुत सारे मीम्स बना दिए लोगों ने, तो जी काफ़ी सर। पॉपुलर तो हुई। नहीं सर, अब तो सेकंड पार्ट जो है उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई लोगों की, रफ्तांचल के। हाँ, फिलहाल लिखा जा रहा है तो हम भी इस उम्मीद पे खरे उतरे, तो हमारे दिमाग में भी ये बात है तो उसको ढंग से लिखा जा रहा है, तो अच्छे-अच्छे सीन्स लिखे जा रहे हैं, मतलब स्टोरी तो है ही उनके पास, जी, तो पर उसको लिखना तो पड़ेगा, स्क्रीन प्ले लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वो तमीज़ से बैठ के बार-बार स्क्रैप करके दोबारा लिखा जा रहा है, स्क्रैप करके दोबारा लिखा जा रहा है, तो हम इस बारी डेफिनेटली बेहतर तैयारी के सर साथ आपके सामने आएँगे। नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा सेकंड पार्ट? मोस्ट प्रोबब्ली यस, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि अभी कोरोना का कुछ पता है नहीं, जी, ये तो चलो एक शूट हम कर रहे हैं जैसे-तैसे करके, क्योंकि इसमें ज़्यादा बाहरी लोकेशंस नहीं है, जो अभी हम सोनी लिव के लिए एक शूट कर रहे हैं, पर रक्तांचल में तो बहुत लोकेशन है, जी। और हम लोग को बार-बार शूट करना पड़ता है, ओपन में बहुत सारी लोकेशन है, तो वहाँ और दिक्कत हो सर अभी जाएगी, वैसे बंदी से भी बहुत है शूटिंग को लेते हैं। बात सही है। और एक पुराने दशक की कहानी है ना, अब बताइए पीछे अगर लोग दिख भी गए, रियल लोकेशन में जाके सब मास्क लगाए हुए दिखेंगे, तो सबको पता लग जाएगा तो 2020 की बात कर रहे हैं, जी, क्योंकि मास्क लगा के घूमना तो कंपलसरी है। अगर हम 80 की दशक की कहानी दिखाएंगे रियल लोकेशन में जाके शूट करके, तो लोगों को कैसे कंट्रोल करोगे? जी लोग तो सर, मास्क लगा के घूमेंगे, जी, बिल्कुल। तो ये भी बड़ी दिक्कत है। देश बदल गया। सर जी सर। सर अब आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके आने किन-किन, अब वेब सीरीज, टीवी शो या मूवी, कुछ अभी आ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे आपके पास? यार एक जो है, एक एमएक्स पे ही एक शो अभी रिलीज होने वाला है जिसका नाम है आश्रम। आश्रम और जी, प्रकाश झा जी ने डायरेक्ट किया है, बता सर। तो वो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड अगस्त बिगिनिंग के आसपास आना चाहिए, अंदाज़ा है, मुझे पक्का नहीं है। दूसरा ये अभी एक हमने शो स्टार्ट किया है सोनी लिव के लिए, जिसका नाम है सिंपल मर्डर, तो ये अभी चल रहा है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है इसका शूट, देखते हैं हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं इस सिचुएशन में, उम्मीद है कर लेंगे तो जल्दी से जल्दी आ भी जाएगा। बाकी जो चीज़ें करी हुई हैं उनका कुछ अभी अता पता है नहीं, अभी फ़िलहाल कोशिशें जारी हैं कि कोई उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दे, फिल्में हैं कुछ, ये है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। और आपका करियर सर बहुत ब्रिलियंट दिख रहा है, आने वाले समय में आप स्टार बन के उभरोगे। जैसा आगे मैंने आपका जो सनकी पांडे वाला जो रोल देखा हम ना, तो मेरे को सर खुद से बहुत ज़्यादा पसंद आया है। थैंक यू। थैंक यू सर हमारे साथ अगर जुड़ने के हमारे लिए। तो कोशिश है कि हम आपको एक एंटरटेनमेंट आपके पास पहुंचाएं और उसका स्तर हर बारी बढ़ाते रहें, रियलिटी को जितना अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करेंगे, शायद उस हिसाब से हमारे दर्शकों की समाज को लेकर समझ थोड़ी सी और बेहतर बनती जाए। तो कोई भी हम लोग जो सीरीज़ अभी आजकल जो बनने लगी, जैसे आजकल बहुत रियल स्टोरीज़ पे कहानियाँ बनने लगी हैं, उनको दिखाने का मतलब यही है कि आप देश की सच्चाई से वाकिफ़ हों और उसमें सही गलत की पहचान आप अपने लिए खुद कर सकें। तो उस सच्चाई को उतनी ही ट्रांसपेरेंसी से दिखाने की कोशिशें हैं ये, जिसमें हम कलाकार जो हैं, हम आर्टिस्ट जो हैं, एक्टर्स जो हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि हम आपको जितनी सच्चाई से वो चीज़ आप तक पहुँचाएँ, उतना बेहतर। तो मेरा बस ये मानना है कि किरदारों को समझें,
वेराज जैसे मेरा भी यही मानना था कि संकी पांडे के किरदार को आप समझे। मेरा उससे ये मानना नहीं था कि अब संकी पांडे मैंने किया तो आप मुझे पहचाने। मेरे हिसाब से मैं शायद इस चीज़ में थोड़ा सा शायद सक्सेसफुल हुआ होऊंगा कि आप लोग ने विक्रम कोचर के बजाय संकी पांडे को ज़्यादा याद किया हो। तो संकी पांडे को अगर मैं जिंदा कर पाया तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि संकी पांडे कौन था और क्या था, और उसने क्या किया, सही क्या था, गलत क्या था, क्या बेवकूफ़ियाँ थी और क्या सही चीज़ें थी, उसे कौन सा पाथ चुनना चाहिए था। ये अगर आप कनेक्ट करेंगे किसी किरदार से तो आप खुद अपने अंदर के राइट और रॉन्ग को डिसाइड कर पाएंगे। हमारा काम करने का मतलब ये रहता है। अगर हम गाली भी देते हैं तो आपको ये पता लगना चाहिए कि गाली देना से क्या हानियां हैं। चलो मजे आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ठीक नहीं है ये गालियां। उसकी जिंदगी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी बोल देता था तो उससे उसको फायदा नहीं हुआ। सोच समझ के नहीं बोला तो इंसान को सोच विचार करके चलना चाहिए। तो ये खैर बताने की चीजें तो यही होती है कि आपको सही तरीके से हम इंस्पायर कर सकें, ना कि गलत तरीके से। सर रफ्तांचल की ऐसी कोई पंच लाइन याद है आपको? पंच लाइन्स तो बहुत थी उसमें, मतलब सर एक आध सुनाइए हमारा दर्शकों को। इनफैक्ट आधे से ज्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, उसमें तो जितनी इसकी लाइन्स थी वो सब ऐसी ही थी कि याद भी जब आता था तब गालियों में बात करता था, जिसका से खामियाजा भी बहुत हुआ। तो उस हिसाब से अगर बात करूं तो वो सिर्फ ये बोलता है पान, क्योंकि जर्दा बहुत खाता था तो उसे बोला नहीं जाता है ज़्यादा, मुंह में एकदम से भर जाता है ना, तो पानी के मुंह में भरा रहता है, आपको थूकना नहीं चाहते कि वो उसमें मजा होता है। उससे उसकी जबान खराब हो गई, उसकी टोन खराब हो गई, ऐसा रहता था हमेशा। और तो उसका नाम क्या है, वो बोलता है पांडे, संकी पांडे, इस तरीके का एक छोटा सा डायलॉग था। तो ऐसा ही कुछ है। बाकी वो और भी चीजें होते हैं, हाथ देखा था तो मान लोगे, उसे पहचान लोगे, बता नहीं पता देखा कैसे रहा, फिर बता हमें क्या पता। अरे वो अंधेरे में उससे लड़ रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि सामने से जैसे बिल्कुल अंधेरा चला आ रहा है, लेकिन हाँ हमने सूंघ लिया था। अगली बार मिलेगा तो हम सूंघ के बता देंगे कि यही है विजवा, और छोड़ेंगे नहीं साले आराम ज्यादा तो बताया बकवास बंद कर, निकल यहाँ से। वो बता रहे हम बता रहे हैं, कोई हमको मारेगा तो अपनी जान नहीं बचाएंगे क्या, कुछ ऐसी ऐसी चीजें। बाकी जो पंच लाइन है वो गालियों में वो नहीं बोलना चाहता मैं। जी जी।